नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं की कृति पत्रिका में जो विभाग चौथा है भाषा अध्ययन 14 अंकों के लिए पूछा जाने वाला, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह जो 14 अंकों का जो सवाल है, जिसमें सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए ऐसा सवाल पूछा जाता है। उसमें पहला सवाल होता है, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शब्दभेद के बारे में किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है वह उसकी हम जानकारी लेंगे। शब्दभेद यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो पहले हम विकारी शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यह विकारी शब्द है। और अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहले हम विकारी शब्दों की जानकारी लेंगे। नीचे दिए हुए रेखांकित शब्दों को पढ़िए। पहला शब्द दिया है लड़का, लड़के, उसके बाद लड़की, लड़कियां, संज्ञा। नंबर 2 वह, उसने, उसे, उन्होंने, सर्वनाम। और नंबर 3 दिया हुआ है अच्छा, उसके आगे दिया है अच्छे, अच्छी, विशेषण। और चौथा शब्द दिया है करना, करता हूँ, करते हैं, किया, करूँगा, क्रिया। ऊपर दिए गए 4 समूहों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विकारी रूपों के उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में रेखांकित शब्द मूल शब्द है और उसके सामने उसके विकारी रूप दिए गए हैं। इनसे सिद्ध होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द यानी कि जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द अथवा सव्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, क्रिया और कारक के अनुसार परिवर्तन अर्थात विकार आता है, उनको विकारी शब्द अथवा सव्यय कहते हैं। विकारी शब्दों में सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। भारत महान देश है और दूसरा वाक्य है नेहा अच्छी लड़की है। प्रथम वाक्य में भारत और देश शब्दों से किसी स्थान का ज्ञान होता है और द्वितीय वाक्य में नेहा शब्द से किसी विशेष लड़की के नाम का ज्ञान होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे हिमालय, अभिमान, स्वर्ण आदि। उसके बाद हम संज्ञा के भेद यहाँ पर जानने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सिरचन का मुंह लाल हो गया। नंबर 2 टैक्सी से हम मड़गांव पहुंचे। और नंबर 3 रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। तो पहले वाक्य में सिरचन, दूसरे वाक्य में मड़गांव और तीसरे वाक्य में रहमान और लक्ष्मी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। उसके बाद नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध करता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 ज्ञान सिंह ने एक जर्सी गाय खरीदी। यहाँ पर गाय शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा का काम कर रहा है। नंबर 2 भारत में सम्राट भिक्षु के समान रहते थे। नंबर 3 अब तख्त को ऊपर मोड़ दो। इस प्रकार यहाँ पे तीनों वाक्यों में यहाँ पे जातिवाचक संज्ञाएं है। उसके बाद नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि नंबर 1, भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में ज्ञान का आलोक फैलाया। नंबर 2, रहमान ने बेदर्दी से गाय को पीट डाला। नंबर 3, लेखक को यह फिक्र हुई कि लोग हमदर्दी जताने आएंगे। यहाँ पे पहले वाक्य में आलोक, दूसरे वाक्य में बेदर्दी और तीसरे वाक्य में फिक्र, यह तीनों शब्द जो है भाव दर्शाते हैं, भाव का बोध करते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञाएं है। उसके बाद नंबर 4 जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नंबर 1, दाल में घी डालो। नंबर 2, लक्ष्मी ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। और नंबर 3, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। यहाँ पे पहले वाक्य में घी, दूसरे वाक्य में दूध और तीसरे वाक्य में सोना चांदी, यह द्रव्यवाचक संज्ञाएं है। नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। पहला वाक्य, भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। नंबर 2, बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। और नंबर 3, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। यहाँ पे पहले वाक्य में सेना, दूसरे वाक्य में झुंड और तीसरे वाक्य में टुकड़ी, यह जो तीनों शब्द है समुदाय का यहाँ पे और समूह का बोध कर रहे हैं, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञाओं में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने संज्ञाओं के बारे में जानकारी ली है। उसके बाद दूसरा जो भेद है वह हम देखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण भेद है सर्वनाम। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। नंबर 1, कोलंबस बड़ा साहसी था, वह एक कुशल नाविक था। दूसरा वाक्य, गणेश शंकर जी ने कहा खर्च का प्रबंध मैं कर दूंगा। ऊपर के वाक्यों में वह शब्द संज्ञा कोलंबस के नाम के बदले आया है। इसी तरह मैं शब्द संज्ञा गणेश शंकर जी के नाम के बदले आया है, इसलिए वह और मैं यह सर्वनाम है। सर्वनाम के भी यहाँ पर भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 5, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं और हम सर्वनाम का प्रयोग करता है। मैं और हम को प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। श्रोता यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले वक्ता तू, तुम या आप सर्वनाम का प्रयोग करता है। तू, तुम और आप को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही हो उसके नाम के बदले वह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यदि एक से अधिक व्यक्ति हो तो वह के बदले वे सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति के नाम के बदले आप का प्रयोग भी हो सकता है। यह, ए, वह, वे और आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन सर्वनामों के भिन्न भिन्न कारक रूप होते हैं, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, वह, उसे, वे, उन्हें आदि। इसके बाद हम दूसरा जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नंबर 1, वह मेरा मित्र है, वे अच्छे शिकारी है, यह बड़ा आज्ञाकारी सेवक है। यहाँ पे पहले वाक्य में वह, उसके बाद वे और यह तीनों जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद नंबर 3 दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे नंबर 1, कोई तुम्हें बुला रहा है। नंबर 2, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। नंबर 3, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और नंबर 4, वे किसी से बात कर रहे थे। यहाँ पे पहले वाक्य में कोई, दूसरे वाक्य में किसी ने, तीसरे वाक्य में कुछ और चौथे वाक्य में किसी,
यह चारों शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 जो चौथा भेद है सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम, वह उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन, निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद उनसे मिलूंगा, यहाँ पे मैं कर्ता है और मैं के साथ अपनापन, निजत्व बताने के लिए खुद, यह शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम का काम कर रहा है। वह स्वयं यहाँ आएगा, यहाँ पे स्वयं शब्द, इस काम को तुम अपने आप कर सकते हो, अपने आप। और चौथा जो वाक्य है, उसने खुद कर्तव्य का पालन किया, उसने के बाद खुद, यह जो शब्द है यह निजवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। उसके बाद नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है, तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हृदय वही है जो उदार हो। नंबर 2, जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला। और नंबर 3, उन्होंने हमारी मदद की जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। इन तीनों वाक्य में, पहले वाक्य में जो, दूसरे वाक्य में जिसने और तीसरे वाक्य में जिन्हें, यह संबंध दर्शाने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उसके बाद अगला आखिरी जो भेद है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पत्र किसने लिखा है, किसने, यह शब्द प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस थैली में क्या है, पर्वत पर पहले कौन चढ़ेगा, तुम किससे मिलना चाहते हो। यहाँ पे क्या, कौन और किसके, किससे, यह जो शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमने सर्वनाम के जो 6 भेद है उनके बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण जो भेद है वह विशेषण, उसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है मोहन अच्छा लड़का है। नंबर 2, उसकी कमीज लाल है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा शब्द मोहन और लाल शब्द कमीज संज्ञा की विशेषता, गुण बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा का या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। भयभीत यह विशेषण है और लक्ष्मी जो है वह विशेष्य है। दूसरा उदाहरण दिया है, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। मेरी विशेषण है और टांग विशेष्य है। रहमान बड़ा मूर्ख है। मूर्ख विशेषण है और रहमान विशेष्य है। अब विशेषण के भेद हम जानने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं विशेषण के भेदों से। विशेषण के 4 भेद है। उसमें पहला जो भेद है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए पहला जो भेद है गुणवाचक विशेषण, उसकी जानकारी हम पहले लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रहमान बड़ा मूर्ख है। गोवा में खूबसूरत सागर तट है। बड़े बाबू ने मेरी टूटी टांग को जोर से दबाया। यहाँ पे मूर्ख, खूबसूरत और बड़े और टूटी, यह जो है यह गुणवाचक विशेषण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। रमदानी कुछ क्षण खड़ी रही। पहले वाक्य में 2 यह संख्यावाचक विशेषण आया है, दूसरे वाक्य में 2-4 और तीसरे वाक्य में कुछ।
इस तरीके से हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा और महत्वपूर्ण विशेषण का भेद है वह परिमाणवाचक विशेषण। उसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। पहला उदाहरण दिया है, आपकी कॉफी में कितनी चीनी डालूं। यहाँ पे कितनी शब्द यह परिमाणवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है। नंबर 2, डिब्बे में 10 किलो चावल है, 10 किलो। उसके बाद टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे मिलने आने वालों की थी। यहाँ पे ज़्यादा यह शब्द परिमाण बता रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद नंबर 4 जो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह रिसॉर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। यहाँ पे यह शब्द विशेषण का कार्य कर रहा है। अगर तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ इसी लाठी से तोड़ दिए जाए, यहाँ पे तुम्हारा शब्द है। और नंबर 3, यह हमारी गाय का सारा चारा खा गई। यहाँ पे हमारी शब्द जो है यह पहले वाक्य में यह, दूसरे वाक्य में तुम्हारे और तीसरे वाक्य में हमारी, यह तीनों सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहे हैं। इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके बाद आखिरी और चौथा जो भेद है क्रिया, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। नीचे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य है, हम दान के लिए संचय करते थे। लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया था। मैंने अपनी टांगों की ओर देखा। गोवा की शामें बड़ी अच्छी होती है। इन वाक्यों में करते थे, दिया था, देखा और होती है किसी क्रिया का ज्ञान कराते हैं, इसलिए इन्हें हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्यतः 2 भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मानू दुखी स्वर में बोली, यहाँ पे मानू करता है और बोली यह क्रिया है। सिरचन का मुंह लाल हो गया, मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहती है, जैसे कि उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना और सोना। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। रमजानी चुप खड़ी थी। इस वाक्य में खड़ी थी क्रिया है। अब प्रश्न करो, कौन खड़ी थी। उत्तर, रमजानी खड़ी थी। क्या खड़ी थी। उत्तर, नहीं आया। यहाँ खड़ी थी क्रिया का कोई कर्म नहीं है, यह क्रिया कर्ता पर आधारित है, इसलिए हम इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नंबर 2, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। और नंबर 3, यहाँ हमें एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। यह तीनों वाक्यों में हमें सकर्मक क्रियाएं नजर आती है। तो अब हम सकर्मक क्रिया किस तरीके से पहचानते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। इस वाक्य में खरीदा क्रिया है। अब प्रश्न करो, क्या खरीदा। तो उसका उत्तर आया कंप्यूटर। यहाँ खरीदा क्रिया का कर्म है कंप्यूटर। सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, गाय को अब तक चारा नहीं दिया। डॉक्टर ने मेरी टांग की जांच की। मैंने भारी दामों में एक मोटर खरीदी है। इस प्रकार हम अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। क्रिया के अन्य भेद, इसमें संयुक्त क्रिया दी गई है। वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। नंबर 2, अब हर चीज के हजारों गुलाम होते हैं।
नंबर 3, याद आया बाबूजी आ गए होंगे। इन वाक्यों में सो रही थी, होते हैं, आ गए होंगे क्रिया शब्द है, परंतु सभी क्रियाएं एक से अधिक है। ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, करामत और ज्ञान सिंह एक ही विभाग में काम करते थे। मेरी टांग एक स्टैंड पर लटक रही थी। शाम गहराने पर हम समुद्र के किनारे बैठ गए। यह अन्य उदाहरण भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने यहाँ पर भाषा अध्ययन पर आधारित शब्द भेद किस तरीके से पहचानते हैं और शब्द भेद के जो प्रकार है, भेद है, वह हमने इस वीडियो के माध्यम से आज उनकी जानकारी ली है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करने के बाद मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।